अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल समी सेंटर वॉइस। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी नागिन की एपिसोड 2। जब वो रात को दोनों होटल पहुंचे तो वहां तमाम तर गेस्ट पार्टी में पहुंच चुके थे। मोमना ने सबकी भरपूर तालियों में केक काटा जिस पर हैप्पी बर्थडे मोमना लिखा हुआ था। केक काटने और खाने के बाद सबने डिनर किया और अपने अपने घर को चले गए। अली ने हमेशा की तरह आज भी होटल में रूम बुक करवाया था। अली हर साल जब भी इसकी या मोमना की बर्थडे होती थी तब वो और मोमना घर की मसरूफ रूटीन से हट कर 2-3 दिन तक बाहर गुजारते थे। आज भी अली और मोमना होटल में रुके थे। मोमना जब रूम में पहुंची तो अली चेंज करने चला गया जबकि मोमना किसी गहरी सोच में गुम थी। अली जब चेंज करके आया तो मोमना को इसी तरह सजा संवरा देखकर इसका मन तो कुछ और ही कहने लगा। क्या बात है मेरी जान, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? अली ने बेड पर बैठते हुए इससे पूछा। अली, आपको नहीं लगता अब हमें बेबी के बारे में सोचना चाहिए? आज देखा था इरम के 2 बच्चे हैं। इनकी शादी हमारी शादी के साथ ही हुई थी। इसके 2 बच्चे हैं और हमारा एक भी नहीं। माना कि आपको अभी बच्चा नहीं चाहिए पर मुझे तो ज़रूरत है। आप ऑफिस चले जाते हैं और मैं पीछे सारा दिन अकेली। 5 साल हो गए हैं शादी को, मोमना ने दबे दबे गुस्से में कहा। मोमना, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ मेरी जान, जब मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए तो क्यों जोर दे रही हो? क्यों रोज बहस करती हो? अली तंग होता है इस टॉपिक से और मोमना यही छेड़ देती थी। अली का कहना था अभी कम से कम मजीद 5 साल तक बच्चा पैदा नहीं करना, लेकिन मोमना को बच्चों का बहुत शौक था। इसीलिए आज वो अली की बात से बहुत बुरी हर्ट हुई थी। जब ही बात अली के मुंह में ही थी कि मोमना बोल पड़ी, अच्छा मैं चेंज कर लूँ, नींद आई हुई है। अली ने कहा, नहीं मोमना, तुम सिर्फ फेस वॉश करके अब जल्दी बाहर आओ, ड्रेस चेंज नहीं करना। अली अपनी बीवी का गुस्से वाला चेहरा देखकर सोच में पड़ गया कि इसकी बात मान लेनी चाहिए अब। मोमना जब वापस कमरे में आई तो अली पूरे कमरे में परफ्यूम छिड़क रहा था। जब बोतल खाली हुई तो अली बोतल को फेंकता हुआ सॉन्ग गुनगुनाता हुआ मोमना की तरफ आया। आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। मोमना की आंखें नींद से बोझल हो रही थीं, लेकिन अली मोमना को अपनी मजबूत बाहों में भर चुका था। मोमना, आज मैं तुम्हारे बेबी की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अली मोमना के ड्रेस की जिप खोलता हुआ बोला, जिस पे मोमना ने आंखें खोलकर अपने शौहर को देखा और फिर दोबारा आंखें बंद कर ली। अली, आज नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मोमना ने थकन से कहा तो अली इसे मजीद खुद में छुपाता हुआ बोला, आज ही मोमना, अब तो खुश हो जाओ यार। और वो इसे उठाते हुए बेड की तरफ भर गया। अली मोमना पर मुकम्मल झुकता हुआ इसके होंठ बंद कर चुका था। 1-2 दिन होटल में मोमना के साथ गुजार कर अब वो इसे घर ड्रॉप करके ऑफिस जाने का इरादा रखता था। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मोमना बोली, अली, आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। इस बार मोमना को याद आया तो वो अली से पूछे बिना ना रह सकी, क्योंकि अली इसे हर बर्थडे पे गिफ्ट ज़रूर दिया करता था। हाँ यार, कुछ हालात ठीक नहीं हैं। जो रकम थी मेरे पास वो पार्टी पे लग गई, अब तुम्हारे गिफ्ट के लिए बची नहीं। दरअसल मेरे 1-2 कॉन्ट्रैक्ट फंसे हुए हैं, वो हो जाएं तो फिर तुम्हें गिफ्ट दूंगा। कोई बात नहीं अली, आप हमेशा तो देते हैं, इस बार ना हुआ तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके हालात नहीं थे तो पार्टी भी मत देते ना, मोमना ने एहसास से कहा। नहीं यार, इसका कोई मसला नहीं था, अली ने मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी पे किस करते हुए कहा। तो मोमना मुस्कुराकर गाड़ी से उतर गई क्योंकि घर आ चुका था। वो पूरा दिन ऑफिस में बहुत मसरूफ रहा था। इसे जब फुर्सत कुछ मिली तो कुछ याद आने पे इसने मोबाइल उठाकर एक कॉल मिलाई। कॉल रिसीव होने पे दुआ सलाम का दौर चला। इसके बाद अली ने कहा, जी तो करामत बाबा, मेरे महल का काम कहाँ तक पहुँचा है? साहब जी, काम तो ज़बरदस्त चल रहा है पर एक छोटा सा मसला है। क्या मसला है? अली ने अपने पुराने मुलाजम से करामत बाबा से पूछा। वो एक मिस्त्री काम का बहुत हर्ज करता है, साहिब, करामत ने बताया।
क्यों, क्या मसला हुआ करामत बाबा जो वो हर्ज करता है? काम का पूरी बात बताए ना। साहब जी, मिस्त्री अल्लाह दीन नमाज के बाद 1 घंटे तक कुरान पाक की तिलावत करता है, जिस वजह से काम का काफ़ी हर्ज होता है। आप कहें तो मैं इसको निकाल दूं और इसकी जगह किसी दूसरे को रख लूं। करामत बाबा, खुदा का खौफ करें, कल हमने अल्लाह पाक को भी मुंह दिखाना है। इस मिस्त्री को कोई तंग नहीं करे, वो जब अल्लाह की इबादत से फारग होगा तब ही काम करेगा। और वैसे भी कोई वो एक मिस्त्री तो नहीं है जो काम रुक जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अली ने हुक्म दिया। ठीक है साहब जी, जैसा आप कहें। अच्छा, ऐसा करें कि शहर से मज़ीद मज़दूर मंगवा लें ताकि काम जल्दी हो सके। पहले ही एक माह गुजर चुका है। आप मज़दूर मंगवा लें, मैं ठेकेदार से बात करता हूँ। मज़ीद 20 दिनों तक मुझे काम मुकम्मल चाहिए। अली इसे समझाता हुआ कॉल रख चुका था। इस इलाके से कुछ टाइम पहले अली अपने दोस्तों के साथ गुजर रहा था तो अली को वो जगह बहुत पसंद आई थी। जनूबी सा डब्बा सफ़ेद पानी की बहती नदी थी जो मुश्किल से बह रही थी, क्योंकि इसके सामने रेत और पत्थर होने से इसके पानी के छोटे छोटे बंद टूट रहे थे। अली ने सोच लिया था वो ये जगह खरीद कर इधर घर बनाएगा। इसके दोस्तों को भी वो जगह पसंद आई तो वो सारा इलाका इन 7 दोस्तों ने खरीद लिया। अब अली नदी के पास वाली जगह ले चुका था। अब इन सब ने इस इलाके की सफाई करवाई, तमाम मट्टी रेत हटाई गई तो रुकी हुई नदी उबल कर बहने लगी। मजीद कुछ महीनों बाद वहां दरख्त और मुख्तलिफ काम होने से इलाका निखर गया। इसके बाद अली ने अपना महल तमीर करवाना शुरू किया। आज महल बनाते हुए 1 माह और 10 दिन हो चुके थे। अली ने रात दिन मजदूर लगवाकर महल जल्द अज जल्द बनवाया था, क्योंकि वो अपनी एनिवर्सरी पर यह महल अपनी बेगम को गिफ्ट देना चाहता था। वो पहले ही इसे इसकी बर्थडे पे इन सब अखराजात की वजह से कुछ नहीं दे सका था। 10 दिनों तक महल ने बिल्कुल तैयार हो जाना था और फिर अली का इरादा मुस्तकिल इधर ही रहने का था। आज 10 फरवरी थी और आज इसके महल का आखिरी काम बाकी था और फिर कल घर की सफाई, सजावट और फर्नीचर सेट करवाना था। अली कल के लिए ही मंसूबा बना रहा था कि इसका मोबाइल रिंग करने लगा। अली ने कॉल पिक की तो करामत बाबा की थी। जी करामत बाबा, क्या बात है? साहब जी, गजब हो गया है। अली ने जब दूसरी तरफ से बात सुनी तो कहा, व्हाट? मैं अभी आता हूँ, किसी मजदूर को जाने मत देना। वो मोबाइल पे ही हदायत देता हुआ अपना मोबाइल पॉकेट में डालकर फौरन बाहर निकल गया। अली ड्राइविंग करके जल्दी से महल पहुंचा तो इसने देखा सब मजदूर एक तरफ डरे सहमे बैठे हैं। करामत बाबा आगे आए, बढ़कर अली को बताने लगे, साहब जी, आज भी हस्मे ममूल काम हो रहा था कि अल्लाह दीन ने आज महल में गार्डन में नमाज पढ़ी। नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगा। सूरह बकरा ख़त्म हुई ही थी कि साथ ही ज़ोर का धमाका हुआ और गार्डन से 2 नाग निकले। एक काले रंग का नाग था और दूसरा ब्राउन रंग का नाग। मजदूर इनको मारने के लिए कोई चीज़ लाए ही थे। जब वापस आए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तब से तमाम मजदूर डर गए हैं। हम अली ने सारी बात सुनकर कहा, वो धमाके की आवाज़ कैसी थी? आपने पता लगवाया कि किधर से आवाज़ आई थी? साहब जी, आवाज़ गार्डन में से ही आई थी, जहाँ से वो 2 नाग निकले थे। वहाँ पर बड़ा सा घड़ा बन चुका है। करामत बाबा जब अली को घरे के पास लेकर गए तो अली ने भी घड़ा देखा। हम शायद यहाँ नागों की बिल थी, अब वो जा चुके हैं और वैसे भी नागों का कोई एक ठिकाना तो होता नहीं है। आप लोग ये घड़ा भर दें, नाग अब जा चुके हैं। आप लोग इत्मीनान से काम करें, वैसे भी आज काम का आखिरी दिन है। अली के कहने पे मजदूर दोबारा काम शुरू कर चुके थे। नदी के किनारे अचानक 2 नाग नबूदार हुए। दोनों नाग ही हिलजुल नहीं रहे थे। वो वहां कितनी ही देर बेहसो हरकत पड़े रहे। रात के करीबन 2 बजे का वक्त था जब इन नागों में हरकत हुई और दोनों नाग रेंगते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे थे। जब दोनों नाग करीब पहुंचकर एक दूसरे के साथ टच हुए ही थे कि दोनों नागों को जोरदार झटका लगा और वो दोनों फिर से साकित हो गए।
आजा आजा, जिंदगी मैं तुझी पे लटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझको ही चाहूंगी। आजा आजा। ये तो है दिलबर महबूब का वादा, तोरे से ना टूटे। ये तो है जानम दिलदार का दामन, छोरे से ना छोरे छूटे। जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगी। चाहते कह रही है हर घड़ी प्यार की, हर कसम से बरी है कसम प्यार की। प्यार का ये वादा मैं निभाऊंगी, जिंदगी मैं तुझी पे लटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगी। जिंदगी मैं तुझी पे लटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगी। न ज़मीं होगी न तो गगन होगा, बदलेगा हर मौसम। इन हवाओं में महकी फ़ज़ाओं में शामिल रहेंगे हम। इस जहां से कभी इश्क डरता नहीं, जानते हैं सभी इश्क मरता नहीं। हर जन्म मैं तुझको चाहूँगा, जिंदगी मैं तुझी पे लटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगी। नदी के किनारे रात के इस पहर एक खूबसूरत लड़की अपनी साड़ी का पल्लू लहरा लहरा कर अपने महबूब को पुकार रही थी। न जाने इसका महबूब इस खूबसूरत गीत को सुन भी पा रहा था कि नहीं। थोड़ी देर बाद फिर से दोनों नागों में जुम्बश हुई, लेकिन अब वहां इन दो नागों की जगह एक लड़का लड़की नमूदार हुए, जो कि और कोई नहीं थे, माया और देवराज ही थे। देवराज और माया दोनों सदियों के बीमार लग रहे थे, क्योंकि 200 साल तक वो जमीन की तह में नाग रूप में रहे थे। वो इतने अरसे बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। माया देवराज ने जब एक दूसरे को देखा तो इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोनों फिर से एक दूसरे को मिल गए हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इन्हें फिर से नई जिंदगी मिल गई है। माया भागकर देवराज की तरफ भरने लगी तो देवराज ने इसे हाथ से इशारा करते हुए कहा, वहां ही रुक जाओ माया, हम एक दूसरे को छू नहीं सकते। याद नहीं, हमें कैद करने से पहले सरदार ने हम पे तलस्सम फूंका था। वो सब तो ठीक है देव, मुझे सब याद भी आ गया, लेकिन एक बात की समझ नहीं आई मुझे। हमें तो सरदार ने जिंदगी भर के लिए जमीन के नीचे कैद किया था, फिर हम अब आज़ाद कैसे हो गए। माया, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, तुम रात 2 बजे नदी के किनारे मिलना, तब तक मैं ये सब का पता लगवाता हूँ। देव इसे कहता हुआ वहां से नाग बनकर चला गया। आज महल में पेंट के बाद सफाई हो चुकी थी। अब अली ने अपनी निगरानी में फर्नीचर सेट करवाया और फिर सारे महल को डेकोरेट किया गया। सब काम हो जाने पे अली घर के लिए निकल गया। कल 13 फरवरी थी। अली का इरादा था कि कल महल में कुरान ख्वानी करवाने के बाद मुस्तकिल तौर पे इधर शिफ्ट हो जाए। आज महल में कुरान खानी थी। अली ने 50 बार कुरान ख़त्म करने का कहा था। कुछ लड़के खुली फिजा में बैठना चाहते थे, इसलिए अली ने करामत बाबा से कहकर गार्डन में कारपेट बिछवाई और इनके बैठने का इंतजाम किया। महल में कुरान ख्वानी हो रही थी। जब 50 तक कुरान पाक मुकम्मल होने में एक पारा रह गया तो गार्डन में फिर से धमाका हुआ। देखते ही देखते 2 नाग इस घरे में से नमूदार हुए, जो कि नहायत ही खूबसूरत नाग थे। एक नाग जो मुकम्मल सफ़ेद था, सफ़ेद रंग पे इस नाग की नीली आंखें नाग को बहुत खूबसूरत बना रही थीं, और दूसरा नाग मुकम्मल सुर्ख रंग का था, जिसकी आंखें सब्ज़ रंग की थीं। वो नाग भी बहुत खूबसूरत था। इन दोनों के सरों पर ऐसे निशान थे जैसे वो नागों के सरदार हों। धमाका होने और नागों के निकलने से वहां खुलबली सी मच गई। कुछ लोग भागकर डंडे वगैरह लेने चले गए, इन नागों को मारा जाए, लेकिन नाग कुछ ही देर में वहां से गायब हो चुके थे। लोग इन दोनों सूरत हाल को देखकर वहां से डर कर जा चुके थे। कुछ पुरअसरार घर तो कोई भूत प्रेत का सोच कर जा चुका था। अब अली के घर में कुछ ही लोग रह गए थे, वो भी सिर्फ अली की कंपनी के लोग थे। अली ने रहता कुरान पाक मुकम्मल करवाया और खाना गरीबों में तकसीम कर दिया, क्योंकि मेहमान तो डर के भाग चुके थे। आज 14 फरवरी थी। अली ने मोमना को रात को ही पैकिंग करने का कह दिया, जो मोमना ने कर भी ली थी। दिन के कोई 3-4 बजे का टाइम था।
अली ने मोमना से कहा, मोमना पैकिंग हो गई है? जी अली, पैकिंग तो हो गई है। हम तो ऐसा करो, घर की ज़रूरी चीज़ों को लॉक कर दो, क्योंकि अब से घर नौकरों के सुपुर्द करके जाना है, फिर इसको रेंट पर लगा देंगे। अब से हम नए घर में रहेंगे मुस्तकिल तौर पर। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, आप बैग्स वगैरह गाड़ी में रखवाएं, मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद। अली ने गाड़ी को स्टार्ट किया और दोनों अपनी मंजिल की जानब निकल गए। रात के इस पहर जब सब लोग अपने बिस्तरों में दबके बैठे थे, तब नदी के किनारे एक लड़की आकर रुकी। लड़की ने सुर्ख रंग की साड़ी जेबतन कर रखी थी और इस अंधेरी रात में वो सुर्ख साड़ी पहने रात की रानी ही मालूम होती थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इसने गाना गुनगुनाना शुरू किया। आजा आजा आजा, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगी। आजा आजा आजा, ये तो है दिलबर महबूब का वादा, तोरे से ना टूटे। ये तो है दिलबर महबूब का वादा, तोरे से ना टूटे। ये तो है जानम दिलदार का दामन, छोरे से ना छूटे। चाहते कह रही हैं हर घड़ी प्यार की, हर कसम से बरी है कसम प्यार की। चाहते कह रही हर घड़ी प्यार की, हर कसम से बरी है कसम प्यार की। प्यार का ये वादा मैं निभाऊंगी। आजा आजा, जिंदगी मैं तुझी पे लटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगी। ना ज़मीं होगी ना तो गगन होगा, बदलेगा हर मौसम। ना ज़मीं होगी ना तो गगन होगा, बदलेगा हर मौसम। इन हवाओं में महकी फ़ज़ाओं में शामिल रहेंगे हम। इस जहां से कभी इश्क डरता नहीं, जानते हैं सभी इश्क मरता नहीं। हर जन्म में तुझी को चाहूंगी। जिंदगी मैं तुझी पे लटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगी। ये नागों का कोई खास गीत था जो वो अपने महबूब को बुलाने के लिए गाती थी। कुछ ही देर में शायद इसके महबूब ने इसकी पुकार सुन ली थी। तभी अब वो फरवरी की इस ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में पाँव डाले अपने महबूब का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक काले रंग का नाग रेंगता हुआ आया और इस लड़की के कुछ फासले पर रुक गया। देखते ही देखते वो नौजवान का रूप धारण कर चुका था। देवराज, देव, तुम आ गए, मुझे यकीन था तुम मेरी पुकार पर जरूर आओगे। माया ने मुस्कुराकर इसे कहा। हाँ माया, तुम अपने देव को पुकारो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नहीं आऊं? देव ने भी मुस्कुराकर कहा। देव, कुछ पता चला? सरदार और कबीले वाले लोग किधर हैं? नगर किधर गई थी, लेकिन इधर कोई भी नहीं मिला। न हमारे घर हैं न ही कुछ और, वो सब किधर गए? देव, माया ने परेशानी से कहा। हाँ माया, जब हमको कैद किया गया इसके कुछ अरसे बाद नगर में शायद भूकंप आया था और इसमें सब गर्क हो गए, सब के सब मर गए। हमारे घर गिर गए, हमारे माता पिता बहन भाई सब चले गए हमें छोड़कर। माया और देवराज की आंखें अश्कबार हो रही थीं। दोनों अपने लोगों के लिए रो रहे थे। तभी माया ने कहा, युवराज और सनम किधर हैं? देव, वो भी हमारी वजह से कैद हो गए थे, वो किधर गए हैं? देव, अगर हमारे सब लोग मर गए तो हम 200 साल बाद क्यों आज़ाद हुए हैं? हमें भी मर जाना चाहिए। देवराज ने कहा, माया, इस वक्त हम जमीन में थे और तब हमारा तलस्सम नहीं टूटा था, अब कैसे टूटा है? माया ने आंसू सर्फ करते हुए कहा। वो ऐसे कि जिस जगह हम कैद थे इधर एक शख्स अपना महल बनवा रहा था और वो मुसलमान है। इसके घर में 40 दिन लगातार इनका कुरान पाक पढ़ा जाता रहा। इस वजह से 21वें दिन हमारा तलस्सम टूट गया और हम आज़ाद हो गए। देव ने तमाम हकीकत माया को सुनाई। अली और मोमना जब घर के करीब उतरे तो मोमना ने देखते ही कहा, अली, कितना प्यारा घर है ये। अली, ये घर किसका है? मेरी जान का। अली, प्लीज़ मजाक नहीं करें, सच बताएं ना। नहीं मेरी जान, कसम ले लो, ये घर तुम्हारा है। मैंने पिछले 1.5 माह में मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए बनवाया था।
اور وہ علی، او علی تھینک یو، مومنا نے پیار سے کہا۔ ارے میری جان، تھینکس کیسا؟ اوکے نو تھینکس علی، میں اپنا تھینکس واپس لے لیتی ہوں۔ اچھا چلو نا اندر، تو مومنا نے سارا محل گھوم کر دیکھا۔ محل کے اسے جنوبی طرف ندی والا منظر بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ علی نے مومنا سے کام کے دوران ہونے والے واقعات اور قرآن خوانی والے دن کی کوئی بھی بات شیئر نہیں کی تھی۔ اس نے سوچا مومنا ایسے ہی پریشان ہو جائے گی۔